हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल, आपका दोस्त, आपका होस्ट आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज से हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यूं तो ये सारे वीडियो की सीरीज जेई मेंस एडवांस के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक से। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मैकेनिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक्चुअली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके ये पता चला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगभग 45%, मैग्नेटोस्टैट से 35% और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे तो दोस्तों आज का पूरा लेक्चर हमारा क्लास 12th का रिवीजन ही होगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे चार्जेस का रेस्ट पोजीशन में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देख, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब दो सिमिलर चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेट होंगे तो उसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इसको एक साथ लिखें तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे क्या K जो है वो कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। और वैसे के मीडियम में क्या होता है, 1/4 पाई एलिप्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और अगर दो सिमेट्रिक चार्जेस साथ हों। अच्छा दोस्तों, अब यहां ये बात होती है कि सिमेट्रिक चार्ज क्या होता है। सिमेट्रिक चार्ज मतलब जो बॉडी में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि ये स्फीयर है और उसका पूरा ये यूनिफॉर्मली इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसका मतलब ये हुआ कि उसका पूरा जो चार्ज होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ऐसे चार्जेस का में भी कूलम्स लॉ लगता है। तो फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, इसके क्योंकि आप जानते हैं कि जेई मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूमेरिकल्स, तो इसके न्यूमेरिकल्स करते समय यह ध्यान रखिएगा कि इसके मैग्नीट्यूड में जब आप इसके वैल्यूज डालेंगे तो वो बिना साइन कन्वेंशन के डालेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये Q1 चार्ज पे Q2 Q3 और Q4 के वजह से कितना फोर्स लगता है। ये कैलकुलेट करने के लिए आपने 12th में पढ़ लिया है कि हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जो अलग अलग डायरेक्शन के फोर्सों को एक साथ हम सम कर देते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है सेकंड चार्ज की वजह से। अब वैसे ही दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है थर्ड चार्ज की वजह से। ऐसे यहां पे फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है फोर्थ चार्ज की वजह से। तो दोस्तों इसका नेट क्या आएगा, इन तीनों का सम F12 प्लस F13 प्लस F14, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ही हमें इसका कैलकुलेट करना था। वैसे तो इस केस में हम एक और तरह से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो F12 है और F13 है, पहले इनके बीच का एक रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ले जो अप्रॉक्स कहीं यहां पे आएगा, और उसके बाद F1 जो
जो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट आएगा उसको हम 1F14 के साथ उसका फिर से एक बार रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो हमें अपना एक्चुअल रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मेथड हम हमेशा नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे 3 हुआ, 4 चार्जेस हुए तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही सबसे एक्यूरेट और बेस्ट मेथड है। देखते हैं दोस्तों, इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज एंड एन एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी। अगर हम एक सिंपल रॉड ले लें जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और अगर हम उसको थोड़ा सा बेंड कर लें तो वो कुछ इस शेप का हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम अपना डेरिवेशन देखते हैं। दोस्तों पहले फिगर समझ लेते हैं। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये जो है वो रॉड है जो अभी हमने बेंड की थी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो चार्ज Q है वो और यहां पे जो छोटे छोटे चार्ज है वो, ये छोटा चार्ज इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखो दोस्तों, यहां पे ये चार्ज स्टेबल है, पर ये जो चार्ज होगा वो कोई ना कोई फोर्स तो यहां पे लगा रहा होगा। तो उसको बैलेंस, उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि वो यहां पे स्टेबल में ही रहे, यहां पे एक उतना ही फोर्स लग रहा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर दोस्तों हम लोग ये DF कैलकुलेट कर लें तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि यहां पे कितना फोर्स लग रहा है। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि हम पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने का बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। पहले इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लें और उसको इंटीग्रेट कर लें, या तो हम DF के पहले कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें फिर उसको इंटीग्रेट कर लें। तो हम आपको पहले मेथड से करके दिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी मेथड है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें एक DQ लेना होगा, स्मॉल चार्ज लेना होगा। हमने स्मॉल चार्ज लिया। अब इन दोनों इसमें अगर हम कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, DF इक्वल्स टू KQ DQ अपॉन R²। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जिस साइड थीटा होता है उस साइड को हम बोलते हैं कॉस थीटा और उसके अपोजिट साइड को बोलते हैं हम साइन थीटा। तो अब हमको इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये माइनस साइड में है और थीटा यहां पे, तो कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा। करेक्ट, ठीक है, अपॉन R²। तो हमारा जो एफ नेट हुआ वो इंटीग्रेशन ऑफ DF हुआ। तो देखिए हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ और ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड टर्म। जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना इजी होगा और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फोर्स करना है वो पॉइंट चार्ज पे करना है ड्यू टू बॉडी, ना कि बॉडी पे फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा और मोस्ट केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये चीज ऐसे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने डेरिवेशन किया ये न्यूटन का थर्ड लॉ को सेटिस्फाइड करता है। क्यों? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखिए ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, अब ये एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों को स्टेबल करने के लिए इसके वजह से फोर्स, ये भी चाहेगा कि मैं अट्रैक्ट हो जाऊं, Q1 भी चाहेगा मैं अट्रैक्ट हो जाऊं, तो इसको स्टेबल पोजीशन पे करने के लिए ये इस तरफ पॉजिटिव फोर्स और इस तरफ नेगेटिव फोर्स लग रहा होगा। तो इसको हम, इसके डायरेक्शन को कैसे हम शो कर सकते हैं, माइनस R कैप और R इधर R कैप। दोस्तों ये सब समझने के लिए अगर आपको वेक्टर्स में कोई दिक्कत है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप मेरे वेक्टर्स के 2 लेक्चर प्लीज जरूर देखिएगा। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लिख सकते हैं
आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो अब मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कैसे लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कौन से डायरेक्शन में है? माइनस आर, तो माइनस आर कैप। अब देखिए, आप लोग जानते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू आर, आर कैप होता है, तो मैं आर कैप को माइनस आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकता हूं। जी हां, मैं लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसके जगह ये फॉर्मूला यूज करके मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब ये माइनस साइन को हटाने के लिए अब ये देखिए, आर कैप को मैं कैसे लिख सकता हूं? R2 माइनस R1। तो मैंने क्या लिखा? अब यहां पे क्योंकि माइनस साइन था तो मैंने क्या लिख दिया? R1 माइनस R2, और ये जो नीचे का R था वो चला गया नीचे, क्यूब बन गया। ठीक है, अब क्लियर। फोर्स ऑन 2 अपॉन 1 कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी, R2 माइनस R1। तो इसमें हमारा कौन सा लॉ फॉलो होता है? इसमें भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, जब भी हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम साइन का यूज करते हैं चार्जेस के लिए, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अगर R1 फोर्स है और R2 फोर्स है, R1 फोर्स कार्टेशियन में हम कैसे लिखेंगे? X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। R2 कैसे लिखेंगे? X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। अगर हमें R2 माइनस R1 वेक्टर करना है तो R2 माइनस X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस J1 K कैप। और अगर हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो X1 माइनस X2 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। दोस्तों, ये जो आज का लेक्चर था ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था। मोस्टली आपने सब कुछ क्लास 12th में कर लिया है, और जो बच्चे क्लास 12th में भी इसको देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मेरे इंस्टा आईडी स्वप्निल पांडे 01 पे भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैम के करेंगे, और जैम IIT JEE और एडवांस के लिए कौन से हम उस न्यूमेरिकल करते वक्त शॉर्टकट्स देखते हैं, इसको भी देखेंगे। दोस्तों, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।